आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। हमारा चैप्टर 1 और टॉपिक 3 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। हमारी वीडियो 3 है ये। रिसेंटली अभी मैंने वीडियो बनाई थी, वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गई है बाय मिस्टेक। चलो दोबारा से मेहनत करते हैं और करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में क्या डिफरेंस है। हमारे पास ये एक ब्लॉक है, एक बार है, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हम एक यूटीएम मशीन पे करते हैं, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यहाँ से हमने इस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया है। 100 सेंटीमीटर की एक टोटल इसकी इनिशियल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ। जब हमने इसमें फोर्स अप्लाई करी तो इसका कुछ साइज इंक्रीज होगा। इसी के बेस पे इसके जो साइज इंक्रीज होता है हम ये डिफाइन करते हैं कि मटेरियल डक्टाइल है या फिर ब्रिटल है। अगर मटेरियल में इलोंगेशन 5% से ज़्यादा हो जाए तो ये मटेरियल डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा, और अगर ये मटेरियल 5% से कम इलोंगेट हो रहा है और उससे पहले ही ये टूट जाता है, 5% इलोंगेट होने से पहले ही अगर मटेरियल टूट जाता है तो ये ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। ठीक है, तो इफ एनी मटेरियल कैन एक्सटेंड मोर देन 5% ऑफ द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, टेंसाइल भी हो सकता है, वो कंप्रेसिव भी हो सकता है, उसे हम डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। सेम ऐसे ही ब्रिटल मटेरियल, जैसे मैंने बताया, एक्सटर्नल लोड हम अप्लाई करेंगे, 5% से पहले ही टूट गया, वो ब्रिटल मटेरियल। इसके बाद मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया। सबसे पहले ये ओ से शुरू हुआ और ये ए पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन गई है। ठीक है, और फिर इस तरीके से एक कर्व जाते हुए अल्टीमेट पॉइंट पे जाते हुए ए, इसे मैंने नाम दिया है 0 ए, थोड़ा सा आगे ए डैश। मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये जब मैंने पहली वीडियो में बनाया था तो काफ़ी अच्छे से क्लियर किया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। स्ट्रेट लाइन ओ ए, हल्का सा बैंड है ए डैश, फिर थोड़ा और बैंड है और फिर ये नीचे की तरफ, फिर ऊपर। तो ये हमारा पॉइंट है ए, ये है प्रोपोर्शनल लिमिट। जैसा मैंने पहले बताया था, हुक्स लॉ वैलिड होता है हमारा केवल और केवल प्रोपोर्शनल लिमिट। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस को सिग्मा से दिखाते हैं, स्ट्रेन को एप्सिलॉन यानी कि स्मॉल ई से दिखाते हैं। ठीक है, और ये एक स्ट्रेस लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसको फॉलो करता है हुक्स लॉ। इसके बाद लाइन जो है कर्व होने लग जाती है, तो यहाँ से हमारा हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है ये ए डैश, जो है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है किसी भी मटेरियल की कि अगर उससे पहले तक अगर मैंने फोर्स लगाना छोड़ दिया तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मटेरियल आ जाएगा। इलास्टिक लिमिट कट। अब है हमारा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है उससे पहले अगर मैंने फोर्स लगाना छोड़ दिया तो वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इलास्टिक लिमिट हमारा कवर हो गया है। मेरे ख्याल से आपको मालूम भी होगा इलास्टिक लिमिट के बारे में, इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं जाते। इसके बाद जो एक ये हो गया हमारे इलास्टिक लिमिट ए डैश। इसके बाद आता है बी, पॉइंट बी, ये होता है अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट वह पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा स्ट्रेस जो है ये तो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो स्ट्रेन होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप एक हल्की सी हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस जो है हमारा ये कांस्टेंट है लेकिन स्ट्रेन हो रहा है, मतलब आपने फोर्स उतनी ही लगा के रखी है लेकिन फिर भी जो हमारी रॉड है वो खिंच रही है, उसकी लेंथ बढ़ रही है। इसका मतलब ये ऐसा ही एक हमारा अपर यील्ड स्ट्रेस होता है, सेम ऐसे ही हमारा लोअर यील्ड स्ट्रेस होता है। जो लोअर यील्ड स्ट्रेस होता है इसी की अगर हम हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचें तो जो ये लाइन हमको मिलती है और जो हमें यहाँ पे स्ट्रेस मिलता है, यहाँ तक ही हम मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं और इसी को ही हम सेफ लिमिट मानते हैं। और इस स्ट्रेस से ऊपर अगर हम डक्टाइल मटेरियल में इस स्ट्रेस से ऊपर अगर हम जाते हैं तो फेलियर माना जाता है। अगर इस स्ट्रेस से अगर हम ज़्यादा ही लोड अप्लाई कर दें
तो मटेरियल को हम फेल समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा एलोंगेशन हो गया ना उसमें इस वक्त, इस कारण से। अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद आता है अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट वो पॉइंट होता है जो इस कर्व का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर मटेरियल ने सबसे ज़्यादा, मतलब उसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वहाँ तक उसने स्ट्रेस को डेवलप करा था, अपने इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जो उसने स्ट्रेस है उसे डेवलप किया था। फिर इसके बाद आ जाता है पॉइंट ई, फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पे मटेरियल ऑलमोस्ट पूरा टूट जाता है। अब हम जानते हैं कि जो अल्टीमेट पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, जबकि यील्ड स्ट्रेस कम है। तो यहाँ पे ये पहले नीचे और फिर ऊपर ऐसा क्यों गया, ये किस कारण से हुआ, तो इसे जानते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास ये एक रोड थी, जब हमने इसे खींचना शुरू किया था, फोर्स अप्लाई की थी, टेंसाइल फोर्स। अभी हम यहाँ पे हैं, ये कंडीशन बिल्कुल यहाँ की है। जब मैंने इसे खींचा तो इसके जो एटम थे, ये सारे एटम थे, ये थोड़े आसपास में आ गए। पहले सिर्फ ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम ही रेजिस्टेंस कर रहे थे, अपने आप को खींचने से, टूटने से बचा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही मैंने इन्हें खींचा तो ये भी आ गए साथ में कुछ। लेकिन जब हम लोअर यील्ड पॉइंट से जब ऊपर जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे जितने भी एटम हैं बॉडी के अंदर वो सारे इस ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं कि एक साथ मिलके अपने आप को टूटने से बचाते हैं, और लगाई गई एक्सटर्नल फोर्स के विरुद्ध एक मिल के सभी काम करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, बॉडी के पास मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप करने की ताकत आ जाती है, जिस कारण से ही हमारा जो अल्टीमेट पॉइंट है वो हमें मिल पाता है। अल्टीमेट के बाद जब ब्रेकिंग तक जाते हैं तो ये कंडीशन आ जाती है जहाँ पर ये नेकिंग बनने लग जाती है और मटेरियल टूटना शुरू हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमने पढ़ा है ये था डक्टाइल मटेरियल के लिए, जैसे माइल्ड स्टील हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंडर द एरिया के बारे में। देखो, जो हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट ए डैश थी और इसके बाद जो हमारा पॉइंट आया था इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट से स्टार्टिंग से लेके इलास्टिक लिमिट तक ये हुआ हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। कर्व का अंडर द डायग्राम ये हुआ हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और ई डैश से लेके पूरा का पूरा ई तक ये हुआ हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। वो कौन सा है, एक तो पॉइंट सी से लेके पॉइंट ई, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, इसके अंडर द डायग्राम को हम बोलते हैं रीओरिएंटेशन ऑफ द एटम और स्ट्रेन हार्डनिंग। आप रीओरिएंटेशन से समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे जो एटम हैं ये अपने आप को एक अरेंजमेंट में सेटअप कर रहे हैं, तो ये रीओरिएंटेशन हो रहा है एटम का, इसलिए ये रीजन को हम नाम दिया है रीओरिएंटेशन ऑफ एटम, और साथ साथ में हम इसे स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं। इसके बाद आता है नेकिंग रीजन, जिसे हम स्ट्रेन सॉफ्टनिंग भी बोलते हैं। नेकिंग रीजन वही रीजन होता है जिसमें यहाँ पे नेक बनना एक बार रोड के अंदर स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे नेकिंग रीजन और स्ट्रेन सॉफ्टनिंग भी कहते हैं। अब एक बचता है लास्ट वाला रीजन, जो बनता है आपका इलास्टिक लिमिट से लेके लोअर यील्ड पॉइंट के बीच में। ये जो रीजन होता है ये कहलाता है आपका इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसके बारे में थोड़ा आगे जानते हैं। एक बार हम इसे देख लेते हैं कि जो हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है उसके लिए डायग्राम कैसे होता है। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ता है, और आगे जाके इसका अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है और ये तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है। अब जैसे ये फ्रैक्चर हो जाता है तो हमने इसमें क्या देखा, इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो हुई नहीं, मटेरियल सीधा खींचा, अपने मैक्सिमम लिमिट तक खींचा और फिर सीधा क्या हुआ, टूट गया। तो ये होता है ब्रिटल मटेरियल के साथ। तो इसके अंदर हमने क्या देखने को मिला, इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो ये था, ये हमारा पॉइंट इलास्टिक के लिए हमने क्या रखा था, इलास्टिक लिमिट ए डैश, तो ये हो गया हमारा ए डैश, और ये सीधा फ्रैक्चर पॉइंट। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है इसके पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन,
इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यह तीनों होता है। जबकि ब्रिटल मटेरियल में इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन केवल और केवल ये दो ही होते हैं, इसके पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।